नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। लेबनान में लगातार दूसरे दिन ब्लास्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, फिर पेजर और रेडियो में धमाके हुए। पेजर समेत 13 डिवाइस में धमाके। 1 घंटे में 500 विस्फोट की खबर। दूसरे दिन 20 लोगों की मौत। तस्वीरें देखिए धमाके के बाद किस तरह के हालात बने हैं। और अब तो सिर्फ पेजर ही नहीं बल्कि अलग अलग डिवाइसेस में ये धमाके हुए। देखिए कार में धमाका हुआ और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं दूसरी तरफ बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, हर चीज में, या फिर जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी ब्लास्ट हुआ है, उनमें भी धमाके हुए। और देखिए लेबनान के कई घरों में फिर से पेजर फटे हैं, ये भी जानकारी आ रही है। और इसके अलावा कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए। धमाके से कई घरों में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और उस बीच हिजबुल्लाह की लेबनान के लोगों से अपील, अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करें। 2 दिन में 36 लोगों की मौत हुई है और इसको देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल न करने की अपील हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। तो इस वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह के सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से ये धमाके हो रहे हैं और जो आम जीवन में इस्तेमाल करने डिवाइसेस हैं उनमें धमाके हो रहे हैं। पहले तो पेजर की बात कही गई थी, लेकिन अब देखिए अलग अलग डिवाइसेस में, यहां तक कि कार और बाइक्स में भी धमाके हुए हैं। और जिससे अब तक 2 दिनों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लेबनान और सीरिया में लगातार दूसरे दिन विस्फोट हुए। पहले मोसाद ने हिजबुल्लाह के 3000 पेजर में ब्लास्ट करवाया था और अब इसी के साथ मोसाद ने लेबनान और सीरिया के अंदर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अकल्पनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सवाल यही है कि आखिर मोसाद हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट कैसे करवा रहा है। उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सिर्फ एक संदेश भेजकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचाई जा रही है। तारीख 17 सितंबर 2024, समय दोपहर 3:30 बजे, जगह लेबनान और सीरिया। दो देशों में सीरियल धमाके होने शुरू हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर से एक दूसरे से संपर्क करते थे, जिसके जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते या प्राप्त करते थे, वो फटने शुरू हो गए। किसी के पॉकेट में रखा पेजर फट गया तो किसी के बैग में रखा पेजर फट गया। कहीं टेबल पर रखे पेजर में धमाका हुआ तो कहीं कार में रखा पेजर विस्फोट कर गया। घर के अंदर धमाके हुए, घर के बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में पेजर बम का विस्फोट हुआ। घर से लेकर बाजार और सड़क तक बहुत बड़ी तबाही मच गई। लेबनान और सीरिया में सिर्फ 40 मिनट के अंदर जो कुछ हुआ वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन का परिणाम था। मोसाद ने एक साथ लेबनान और सीरिया में एक और बड़े और अकल्पनीय ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। ऐसे ऑपरेशन
जिससे न सिर्फ हिजबुल्ला और ईरानी प्रॉक्सी दंग हैं, बल्कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करते थे, मोसाद ने उसे ही उड़ा दिया। एक, दो और तीन। इसी तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके कमांडर्स के पास मौजूद हजारों पेजर फटे और इसके बाद लेबनान में आपातकाल लग गया। शहर और सड़क पर पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई देने लगा। अस्पताल घायलों से भर गया। लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के सुरक्षा चक्र में यह अब तक की सबसे बड़ी सेंध है। हिजबुल्लाह का वही पेजर उसके लिए तबाही का कारण बन गया, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल की सेना और मोसाद से बचने के लिए कर रहा था। मोसाद का ऑपरेशन बी पर 40 मिनट तक चला। इस दौरान हिजबुल्लाह के 3000 पेजर फटे। पेजर ब्लास्ट की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। इसमें 11 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। 4000 लोग घायल हो गए। 600 लोगों की आंख खराब हो गई। 400 से ज्यादा लोगों की हालत बहुत गंभीर है। पेजर ब्लास्ट की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि आखिर मोसाद ने बी पर बम कैसे फोड़ा, 40 मिनट के अंदर 2 देशों में हिजबुल्लाह को कैसे दहला दिया। अब इसे समझिए। सबसे पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर पर बी पर बजा और पेजर पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आता है। यह संदेश हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि मोसाद ने भेजा था। संदेश से पेजर में फिट किया गया विस्फोटक सक्रिय हो गया। इसके बाद पेजर में विस्फोट शुरू हो गए। कई जगहों पर एक साथ पेजर में सीरियल धमाके हुए। 40 मिनट तक अलग अलग जगहों पर धमाके होते रहे। हिजबुल्लाह के लोगों के पास मौजूद 3000 पेजर फट गए। सीरियल ब्लास्ट से बहुत बड़ी तबाही हो गई और इसी के साथ हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म पहुंच गया। मोसाद के प्रोजेक्ट बीपर के शिकार सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं बल्कि आम लोग और राजदूत भी हुए हैं। पेजर ब्लास्ट की वजह से लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी भी घायल हो गए। विस्फोट में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार के बेटे मेहदी की जान चली गई। इजराइल के बड़े ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान भी क्रोधित है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर पेजर ब्लास्ट का बदला लेने की घोषणा कर दी है। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह का बदला क्या होगा और कैसा होगा। क्या मोसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो प्रोजेक्ट बी पर चलाया वो अरब विनाश की वजह बनेगा? इस बात की संभावना इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि रूस के साथ मिलकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नया चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। पेजर हमले के बाद ही रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगई शोइगु तेहरान पहुंच गए। सरगई ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदिया से मुलाकात की। माना जा रहा है कि रूस और ईरान में इजराइल को तबाह करने के लिए नई डील हुई है।
ईरान और रूस की प्लानिंग की जानकारी मिली तो सुपर पावर अमेरिका एक्टिव हो गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान हालात का फायदा उठाने की कोशिश ना करे, ईरान संयम बनाए रखे, यही उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि अमेरिका के इस धमकी का असर ईरान और रूस पर पड़ेगा, इसकी संभावना शून्य है। ईरान और रूस हिजबुल्लाह समेत सभी बड़े प्रॉक्सी को हथियारों की सप्लाई करेंगे। इन हथियारों से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से पेजर हमले का बदला लेंगे। हिजबुल्लाह ने अभी से ही हमले की तैयारी तेज कर दी है। इसके प्रतिशोध की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। इसके बाद अरब में विनाश का बहुत बड़ा दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसके साथ ही लेबनान में पर्सनल रेडियो सेट्स में भी धमाके हुए। बेरूत में लोगों की जेब में फट रहे मोबाइल। बेरूत के कई इलाकों में धमाके जारी हैं। अस्पतालों में लगी घायलों की भीड़। देखिए तस्वीरें किस तरह से लोगों में अफरा तफरी है जब ये मोबाइल फटने लगे। पर्सनल रेडियो में विस्फोट होने लगा। अस्पतालों में लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में घायल यहां पहुंचने लगे। तो बेरूत के हिजबुल्लाह बेस में धमाके हुए। हिजब के रेडियो सेट्स में हुए कई धमाके। लैपटॉप, वॉकी टॉकी, कार, रेडियो में धमाके हुए। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों में ये धमाके हुए। तो लेबनान में हुआ पेजर विस्फोट दुनिया का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला है। हिज़्ब ने कहा है कि इस हमले के पीछे इजराइल है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। सवाल यह है कि इस ऑपरेशन बीपर को मोसाद ने कैसे डिजाइन किया और कैसे अंजाम दिया। इस पर कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। 40 मिनट के इस ऑपरेशन के लिए 6 महीने से ज्यादा समय तक की तैयारी की गई। इसके बाद 17 अगस्त की दोपहर लेबनान धमाकों से दहल उठा। देखिए इस ऑपरेशन को डिजाइन कैसे किया गया। 17 सितंबर को लेबनान के कई शहरों में 40 मिनट के भीतर करीब 5000 विस्फोट हुए। चीख पुकार और भगदौड़ मच गई। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई। लेबनान में जो हुआ उसने दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला है और वो भी लेबनान के सबसे बड़े संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ। सत्रह सितंबर को जैसे लेबनान के हर हिजबुल्लाह सदस्य की जेब में एक लाइव बम था और दावा किया जा रहा है कि इसका रिमोट कंट्रोल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ में था। 17 सितंबर को जिन पेजर में धमाके हुए वो AR-924 बैंड के थे। दुनिया में इस हमले को ऑपरेशन बीपर और ऑपरेशन बिलो द बेल्ट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। दावा है कि मोसाद के इस ऑपरेशन की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। 6 महीने पहले मोसाद को यह जानकारी मिली कि लेबनान से 5000 पेजर का ऑर्डर दिया गया है। जैसे ही मोसाद के एजेंट्स को यह जानकारी मिली, एजेंसी के एक्सपर्ट्स सक्रिय हो गए। इस ऑपरेशन का पहला तार जुड़ता है ताइवान से, क्योंकि लेबनान से ऑर्डर ताइवान की एक कंपनी को दिए गए थे।
यहीं से हिजबुल्लाह को मिलने वाले पेजर में बदलाव करने के ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पेजर का ऑर्डर ताइवान की अपोलो गोल्ड कंपनी को मिला था। अपोलो गोल्ड कंपनी ने बयान दिया है कि निर्माण हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT से कराया गया। पेजर निर्माण के बाद हिजबुल्लाह को डिलीवरी 3 से 3.5 महीने की देरी से हुई। अब मोसाद के एजेंट्स के टारगेट थी हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT। एजेंट्स इस कंपनी पर नजर रखे हुए थे। मोसाद के एजेंट्स हंगरी से ही इस कंसाइनमेंट को टारगेट करने में लग गए। इस हमले को सप्लाई चेन अटैक कहा जा रहा है और इस सप्लाई चेन को मोसाद ने कैसे सबोटाज किया उसके बारे में जानकारी है। कि हंगरी की कंपनी ने भूमध्य सागर से जल मार्ग से पेजर लेबनान के लिए रवाना किए। इजरायली नेवी ने इस पेजर सप्लाई करने वाले जहाज को भूमध्य सागर में रोक लिया। चेकिंग के नाम पर हिजबुल्लाह के पेजर की बैटरियां बदली गई। हिजबुल्लाह को सप्लाई होने वाले पेजर में वो बदलाव कर दिए गए जो मोसाद चाहता था। बैटरियां बदलने की वजह से ही हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट हुए और पूरा लेबनान दहल गया। माना जा रहा है कि कंसाइनमेंट डिलीवरी के दौरान ही हिजबुल्लाह के पेजर्स में एक खास विस्फोटक लगाया गया। बैटरियां बदलने के साथ ही पेजर की कोडिंग में बदलाव किए गए। पेजर में जो बैटरियां लगाई गई उनमें 3 ग्राम विस्फोटक लगा था। बैटरियों में लगाए गए विस्फोटक को PETN कहा जाता है। ये सभी धमाके PETN की वजह से हुए और ये विस्फोटक बहुत कम मात्रा में भी बड़ा धमाका करने की क्षमता रखता है। और PETN नाम के विस्फोटक को पेंटाएरीथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट कहा जाता है। PETN एक रासायनिक पदार्थ है। इसको प्लास्टिसाइजर के साथ मिलाकर विस्फोटक तैयार किया जाता है। PETN से बने विस्फोटक को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये सेंसर और डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आता, इसलिए अमेरिका के खिलाफ इससे 1996 में सऊदी अरब के खोबर टावर्स में विस्फोट किया गया था। उस धमाके में अमेरिका के 19 सैनिक मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इजराइल पर करीब साल भर से हमला कर रहे हिजबुल्लाह कमांडरों की जेब में पहुंचने वाले हर पेजर में इजराइल सीक्रेट विस्फोटक लगा चुका था। तीन महीने की देरी से ही सही, अब हसन नसरल्लाह की फौज के हेडक्वार्टर तक पेजर पहुंच चुके थे। 5000 पेजर जब लेबनान पहुंचे तो मोसाद ने पेजर की ट्रैकिंग शुरू कर दी। मोसाद ने सभी पेजर के लोगों तक पहुंच जाने का इंतजार किया। 6 महीने पहले शुरू हुए ऑपरेशन की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। 17 सितंबर को लेबनान में जो अफरा तफरी और धमाके हुए, उसका वक्त मोसाद ने धमाकों से 24 घंटे पहले तय किया था। पेजर की लिथियम बैटरी को PETN से जोड़ने के लिए एक कनेक्शन सर्किट लगाया गया। पेजर पर एक कोड भेजा गया जिससे सर्किट ऑन हो गया। कहा जा रहा है कि पेजर में लगी लिथियम बैटरी को हाई फ्रीक्वेंसी कोडेड सिग्नल से गर्म किया गया। बैटरी के गर्म होने पर विस्फोट हो गया। बैटरी और PETN में एक साथ विस्फोट होने से धमाके की तीव्रता बढ़ गई। इसी तीव्रता की वजह से हिजबुल्लाह के 9 कमांडरों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हो गए। इस ऑपरेशन को बीपर कहा जा रहा है, तो उसके पीछे वजह है विस्फोट से पहले पेजर में बीप बजना। दरअसल धमाके से पहले पेजर में मैसेज आने की बीप बजी। यूजर ने पेजर निकालकर देखा तो उस पर एरर मैसेज आया। एरर मैसेज के बाद पेजर में धमाका हो गया।
बीप बजने की कोडिंग इसलिए की गई थी ताकि यूजर मैसेज पढ़ने के लिए पेजर को चेहरे के करीब लाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। CIA इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे कामयाब और सबसे बड़े असर वाला इंटेलिजेंस ऑपरेशन करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। और लेबनान में लगातार हो रहे विस्फोट से खौफ का माहौल है। पेजर विस्फोट का कनेक्शन इजराइल के बाद अमेरिका से भी जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह को शक है कि हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन में बना, जिसके लिए अमेरिका ने टोही विमान भेजकर जानकारी जुटाई और फिर डिवाइस हैक करके हमले को अंजाम दिया गया। कई और थियरीज भी सामने आ रही हैं कि हमले की जानकारी अमेरिका को थी। आखिर क्या हिजबुल्लाह का दावा सही है? क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लेबनान को दहलाने का प्लान तैयार किया? वो कौन सी वजह हैं जिसके दम पर ऐसा दावा किया जा रहा है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जाए। चालीस मिनट में 3000 से ज्यादा पेजर फटे। एक साथ एक वक्त पर लेबनान सीरिया में ताबड़तोड़ धमाके होते रहे। किसी की जेब में पेजर फट गया, बीच बाजार पेजर में विस्फोट हो गया। बड़ी इमारत में पेजर ब्लास्ट कर गया। लेबनान में पेजर्स फटने के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। इजराइल के बाद अब अमेरिका का भी नाम इससे जुड़ने लगा है। मोसाद पर शक के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को लग रहा है कि इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पेंटागन में तैयार किया गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस हमले के बारे में अमेरिका को पता था? क्या मोसाद के इनपुट पर अमेरिका ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्टिविटी ऑब्जर्वर मैको सिंध ने सोशल मीडिया साइट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर 2 प्लेन दिखाए हैं, जिसमें से एक अमेरिका का टोही विमान है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका ने लेबनान और सीरिया की जासूसी कराई और कई तस्वीरें इजराइल में बने कमांड सेंटर में भेजी, जिसके बाद एक प्लान तैयार किया गया। दावा किया जा रहा है कि 20 घंटे पहले अमेरिका का टोही विमान पूर्वी भूमध्य सागर से सीरिया और लेबनान के एयर स्पेस में पहुंचा था। टोही विमान कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लेबनान के एयर स्पेस से लौटने के 20 घंटे के भीतर पेजर फटने लगते हैं। दरअसल इस पर शक होने की वजह लेबनान के पास है, क्योंकि पेजर फटने से पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत मेडिकल सेंटर के कर्मचारियों के पेजर 20 दिन पहले बदलवाए गए थे। इसके लिए एक एडवाइजरी मेल भी जारी किया गया था। यह वही मेल है जिसमें लिखा है, डियर AUBMC कम्युनिटी, बेहतर कवरेज के लिए हम पेजिंग सिस्टम को बदल रहे हैं। इसका अपग्रेड वर्जन नई डिवाइस के साथ आपको जल्द मिल जाएगा। एक बार सिस्टम अपग्रेड होने के बाद पुरानी डिवाइस काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पेजर एक्टिवेट करने के बारे में भी बताया गया। खास बात यह है कि जिन पेजर में विस्फोट हुआ वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास मौजूद पेजर से अलग थे। हैरानी वाली बात यह भी है कि सिर्फ अमेरिकी हॉस्पिटल के अलावा लेबनान के दूसरे मेडिकल सेंटर में पेजर फटे, यानी ये संयोग है या फिर कोई कनेक्शन। क्योंकि 20 घंटे पहले अमेरिकी टोही विमान भी लेबनान तक पहुंचा, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बड़ा खिलाड़ी है, हर डिवाइस को हैक कर सकता है, यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी। फिर उसके लिए पेजर कौन सी बड़ी चीज है?
जिस जासूसी प्लेन की बात कही जा रही है उसका नाम EC-130H कंपास है। दावा किया जा रहा है कि टोही विमान ने पूर्वी भूमध्य सागर से लेबनान के एयर स्पेस में एंट्री की और वहां से आगे सीरिया के एयर स्पेस से होते हुए आगे इजराइल के पास से वापस भूमध्य सागर तक पहुंच गया। यह पेजर विस्फोट से 20 घंटे पहले की घटना है। उस वक्त लेबनान में शाम के 7:30 बजे थे और दिन सोमवार था। इसके ठीक 20 घंटे बाद जब लेबनान में मंगलवार के दिन दोपहर 3:30 बजे थे, तब लेबनान के कई इलाकों में पेजर ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि 20 घंटे पहले टोही प्लेन ने सभी पेजर डिवाइस को हैक कर लिया था और 20 घंटे बाद एक मैसेज भेजकर उसमें विस्फोट करा दिया गया। EC-130H टोही विमान अमेरिका का सीक्रेट वेपन है जो एक सर्विलांस प्लेन है। यूएस एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करती है। इसके जरिए दुश्मन का कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह किया जा सकता है। यह रडार सिस्टम जैम कर सकता है, कमांड और कंट्रोल सिस्टम हैक कर लेता है, कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके मिलिट्री ऑपरेशन में सहायता करता है, दुश्मन के एयर डिफेंस की जासूसी करके सैन्य ऑपरेशन में यह मददगार है, किसी भी तरह के मौसम में सटीक जानकारी इकट्ठा करने में माहिर है। अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल पेजर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करने में किया है। इजराइल लेबनान युद्ध में अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए तबाही मचाई जा रही है। पेजर के जरिए विस्फोट कराकर इजराइल ने अपनी तकनीक का सबूत दे दिया है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है हमें ऐसे किसी तरह के हमले की कोई जानकारी नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। इजराइल से ऐसे किसी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर कोई बात नहीं हुई। हमारी टीम जानकारी जुटा रही है कि लेबनान में पेजर विस्फोट के पीछे वजह क्या हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने अंदेशा जताया है कि लेबनान में हुए पेजर विस्फोट को लेकर ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाला कदम उठा सकता है, इसलिए अमेरिका ने उसे आगाह किया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पेजर विस्फोट पर कहा गया है अरब में बेहद चिंताजनक स्थितियां बनती जा रही हैं। हर परिस्थिति का हल इस तरह की घटना नहीं हो सकती। मध्य पूर्व में हो रही इस तरह की घटनाएं अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है आखिर इस हमले के पीछे कौन है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल हमले के पीछे है, जिसने अमेरिका के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। हमला शुक्रवार को किया जाना था, जबकि इसे 72 घंटे पहले किया गया। एक थ्योरी यह भी है कि मोसाद को लग रहा था कि हिजबुल्लाह को प्लान पता लग गया है, इसलिए हमला 72 घंटे पहले करा दिया गया। क्योंकि मोसाद का इनपुट और टोही विमान से मिली जानकारी मैच हो रही थी, इसलिए इजराइल ने हमला प्रीपोन किया। यानी अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी। उसका जासूसी प्लेन लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों की जानकारी जुटा रहा था और मौका मिलते ही तबाही का ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद मोसाद ने पेजर बम को एक्टिव करके लेबनान को दहला दिया। जिसके बाद से पूरे अरब में कोहराम मचा हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी बदला लेने के लिए बेचैन है कि कैसे भी इजराइल पर हमला करके पेजर विस्फोट का बदला लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जहां तो लेबनान में धमाकों की दूसरी लहर का रेडियो मोबाइल में धमाके हुए हैं, घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी फटे हैं, वॉकी टॉकी लैपटॉप में भी धमाके हो रहे। इस तरह से कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट लगातार हो रहे हैं। तो लेबनान में
दूसरी वेव धमाकों की और इस बार तमाम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी फटे हैं धमाकों से। और देखिए दक्षिणी लेबनान पेजर धमाकों से दहल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी ही आग इजरायल तक भी पहुंचने का डर है। दरअसल हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी वॉर कैबिनेट के कई अहम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बदले गए थे, साथ ही आसपास जैमर बढ़ाए गए। दावा किया जा रहा है कि हिज्ब ने इजरायली नेताओं के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाकों का प्लान तैयार किया था, लेकिन उससे पहले ही मोसाद को भनक लग गई और इस प्लान को फेल कर दिया गया। सवाल है कि क्या मोसाद और हिज्ब के बीच हाईजैक वॉर शुरू होने वाली? देखिए रिपोर्ट। कोई बाजार में चहलकदमी कर रहा था, तो कोई ग्रोसरी खरीद रहा था। 17 अक्टूबर की दोपहर दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक हिज्ब लड़ाकों के पेजर में धमाके होने लगे। क्या ऐसे ही धमाके इजरायल में भी होने का डर था? 24 घंटे पहले जो हिज्ब लड़ाकों के साथ हुआ, क्या वही नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के साथ हो सकता था? क्या हिजबुल्ला और मोसाद के बीच पेजर और मोबाइल विस्फोट की वॉर शुरू हो चुकी है? इन सभी सवालों और कयासों के पीछे की वजह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमलों की तैयारी है। जो सिर्फ इजरायल ने ही नहीं की थी, बल्कि हिजबुल्ला ने भी की थी। जैसा लेबनान में हुआ, हिजबुल्ला इजरायली नेताओं और नेतन्याहू के करीबियों पर कुछ इसी अंदाज में हमले करने वाला था। लेकिन इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक पहले ही लग गई। आखिर हिज्ब की तैयारी क्या थी और इजरायल को इसकी भनक कैसे लगी, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हसन नसरल्लाह का एक बयान सुनाते हैं, जो इजरायल और हिज्ब के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉर की कहानी का पहला स्टेप है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का यह बयान इसी साल 13 फरवरी का है। नसरल्लाह के आदेश के बाद ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन ले लिए थे। मोबाइल फोन की जगह सभी लड़ाकों को पेजर बांटे गए थे। ये पेजर हिज्ब की हर विंग में मौजूद लोगों को दिए गए थे, फिर चाहे वो फ्रंट लाइन लड़ाके हो या वॉर रूम में काम करने वाले लड़ाके। महज 7 महीने के अंदर अंदर हिजबुल्लाह ने अपने तमाम लड़ाकों के फोन्स को पेजर से रिप्लेस कर दिया। कुछ महीनों से लगातार हिजबुल्लाह का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम पेजर्स पर ही निर्भर था। लेकिन सवाल यह है कि आधुनिक युग में नसरल्लाह को अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? दरअसल इसकी वजह है आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। बीते दिनों हिज्ब के मोबाइल रखने वाले कई कमांडर मारे गए। आईडीएफ ने इन कमांडर्स पर पिन पॉइंट टारगेटेड एयर स्ट्राइक की थी। रिपोर्ट में सामने आया कि इन कमांडर्स की लोकेशन मोबाइल फोन से मिली थी। इजरायली इंटेलिजेंस को चकमा देने का हिज्ब ने पेजर प्लान बनाया। हिज्ब ने बेहद निम्न तकनीक के उपकरण पर शिफ्ट किया। हिजबुल्लाह ने लैंडलाइन फोन और पेजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दुनिया भर के मुल्क और संगठन दुश्मन से बचने और उन पर हमले करने के लिए नई और लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल है कि सालों पुरानी टेक्नोलॉजी हिज्ब को ट्रैक होने और उसके लड़ाकों को बेमौत मारे जाने से कैसे बचा सकती थी।
दरअसल इसकी वजह है पेजर में जीपीएस का ना होना, जिसकी वजह से उसे ट्रेस करना लगभग असंभव है। हिज़्ब लड़ाके वन वे कम्युनिकेशन पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। इस डिवाइस के जरिए किसी को मैसेज नहीं भेजा जा सकता है। पेजर में मैसेज सिर्फ रिसीव किया जा सकता है। यह जीपीएस की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ऐसे में डिवाइस की लोकेशन का पता लगाना असंभव होता है। हालांकि हिज़्ब ने जिस पेजर को रक्षक समझा था, वही उनके लिए भक्षक बन गया। नसरल्लाह ने जहां एक तरफ अपने लड़ाकों को पेजर देकर सुरक्षित करने की कोशिश की, वहीं वो इजराइल में मोबाइल फोन धमाकों की तैयारी में था, जिसकी जानकारी हाल ही में इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के एक बड़े कदम से लगती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू समेत पूरी वॉर कैबिनेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बदले गए थे। इसमें मोबाइल, एयरपॉड और गाड़ियों के जीपीएस सिस्टम शामिल थे। इसके साथ ही उनके आसपास लेटेस्ट तकनीक के जैमर लगाए गए थे। दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल में मोबाइल विस्फोट का प्लान तैयार किया था, जिसकी भनक इजराइल की खुफिया एजेंसियों को लग गई और वक्त से पहले ही जरूरी बदलाव किए गए। हिजबुल्लाह और इजराइल बीते 11 महीनों से बारूदी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब यह जंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉर में बदल चुकी है। हिज़्ब से आई खबरें और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के दावों से साफ है कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले और देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। अब यूक्रेन ने रूस पर पहले से कहीं ज्यादा हमले शुरू कर दिए हैं। एनर्जी सेक्टर के बाद एयर बेस पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर वो एयर बेस है जहां रूस के बॉम्बर तैनात हैं। उन्हीं बेस से उड़कर यूक्रेन पर हमले किए जाते हैं। इसलिए यूक्रेन ने सबसे पहले एंगल्स और तवेर एयर बेस को निशाना बनाया। इन हमलों में कई रूसी जेट को बड़ा नुकसान हुआ है। अब पलटवार में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, उन एयर बेस को निशाना बना सकता है जहां यूक्रेन ने F-16 तैनात किए हैं। इस बार यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाया, खासतौर से वो एयरबेस जहां से यूक्रेन पर हमले किए जाते हैं। मॉस्को के पास पड़ने वाला एंगल्स एयरबेस आधी रात धधक उठा। इस बेस पर दूसरी बार हमला हुआ है। खास बात यह कि रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं। इसके बावजूद यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो गया। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एयरबेस पर 2 Tu-22, 4 Tu-95 बॉम्बर, 2 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी वहां थे। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि हैंगर में 2 और विमान हैं। कहा जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-12 हो सकता है। ये तस्वीर 15 अप्रैल की है। बताया जा रहा है कि 6 प्लेन को हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। ये एयरबेस यूक्रेनी बॉर्डर से 750 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए इस बात की आशंका है कि यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस तरह तवेर एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के बारे में सुबह जानकारी दी कि रूस ने 9 ड्रोन हमले में मार गिराए। तस्वीरों से लग रहा है तवेर पर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना एंगल्स पर हुआ है, क्योंकि तवेर में एयरबेस के पास ड्रोन हमले हुए थे। इस हमले के बाद रूस ने जबरदस्त पलटवार किया, जिसमें मारियोपोल के हथियार डिपो को खाक कर दिया। लुहांस्क इलाके में भी हमले किए गए, जबकि दूसरी तरफ से हाइमार्स से अटैक किया गया।
कहा जा रहा है कि इस हमले में 50 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। अब रूस बौखला रहा है, इसलिए वो यूक्रेन पर आज की रात बड़ा हमला कर सकता है। कीव ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं और सायरन बजने शुरू हो गए हैं और F-16 वॉर रेडी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया ने एक ऐसा ब्लास्ट कर दिया है जिससे सुपर पावर अमेरिका और उसके कई सहयोगी देश दहल गए हैं। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। सवाल यही है कि इस परीक्षण के पीछे क्या किम जोंग का परमाणु प्लान है? उत्तर कोरिया ने एक साथ 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का विस्फोट किया और इसी के साथ किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ पूर्वी एशिया फ्रंट खोल दिया। उत्तर कोरिया ने सुबह सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जो मिसाइलें फायर की वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी। उत्तर कोरिया ने जिन 2 मिसाइलों का टेस्ट किया है उनका नाम क्या है, रेंज और खासियत क्या है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन किम के इस धमाके से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका दहल गए। सवाल यही है कि आखिर किम जोंग ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण क्यों किया? क्या किम जोंग परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है या दक्षिण कोरिया पर हमला कर अमेरिका के खिलाफ नया फ्रंट खोलने जा रहा है? दरअसल किम जोंग ने 2 दिन पहले ही अपने वैज्ञानिकों को परमाणु हथियार का जखीरा बढ़ाने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि किम के इस आदेश के बाद उत्तर कोरिया एटमी मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक किम अपने एटमी हथियारों का जखीरा पुतिन के कहने पर बढ़ा रहा है। असल में रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान मिलकर अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। किम का यह कदम इसी दिशा में बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।